बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं पावर टॉक। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की काविशें एक मरतबा फिर रंग लाईं। अमरीका और ईरान के दरमियान ख़त्म होने वाला सीज़ फायर पाकिस्तान ने एक्सटेंड करवा दिया और इसके साथ ही साथ एक जानिब तो आबनाए हुर्मुज़ में इस वक्त दोनों मुमालिक के दरमियान कशीदगी जारी है। कभी अमरीका ईरान के नेवल ब्लॉकेड की आड़ में ईरान के बहरी जहाज़ों पर कब्जा करता है, तो अब से कुछ देर पहले ईरान की IRGC ने आबनाए हुर्मुज़ में ईरान की नाकाबंदी तोड़ने के इल्ज़ाम में 2 जहाज़ों को कब्जे में लेने का दावा कर दिया। लेकिन इसके बावजूद अमन की जो एक ख्वाहिश है पाकिस्तान की, और अमन के लिए पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो जारी हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से मुलाकात होती है ईरान के सफ़ीर की, जो कि सिर्फ पाकिस्तान में ईरान के नुमाइंदे नहीं हैं, बल्कि ईरान के जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, वो ईरान के निज़ाम हुकूमत और ईरान का जो स्टेट है उसके बहुत करीब समझे जाते हैं। इस मुलाकात को बहुत अहमियत की निगाह से देखा जा रहा है और ईरान के जो अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर हैं, उन्होंने अब ये बयान दे दिया है कि हमें ऐसे इशारे मिले हैं कि अमरीका ईरान का नेवल ब्लॉकेड ख़त्म कर सकता है। पाकिस्तान ने कोशिशें तेज़ कर दी हैं, मेक और ब्रेक मोमेंट है। और इस सब के अंदर अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बयान दागा है कि हो सकता है कि मुज़ाकरात जुम्मे के दिन हो जाएं या जुम्मे से पहले हो जाएं, यानी अगले 48 घंटों में एक मरतबा फिर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मुज़ाकरात का मेज़ सज सकता है और इस्लामाबाद टॉक्स का राउंड 2 हो सकता है। ये डेडलॉक ख़त्म तो तभी होगा जब अमरीका नेवल ब्लॉकेड ख़त्म करेगा। ये सारी चीज़ें अपनी जगह प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस जंग के इम्प्लीकेशंस पे बात करेंगे, लेकिन उससे भी अहम एक और नुक्ता है। ये जंग दुनिया भर की मईशतों पर जो असर डाल रही है, तेल की कीमतें, आलमी मंडियाँ, अनसर्टेनिटी, और इसके साथ ही साथ जो पाकिस्तान की तरह के मुमालिक हैं उनकी इकॉनमीज़ पर इसके जो अफेक्ट्स हैं, जो इसका इम्पैक्ट है, वो इंतहाई ख़तरनाक है। इस चीज़ से पाकिस्तान किस तरह से नबरदाज़मा होगा और इस गैर यकीनी किसी सूरत हाल में, इन इफ्स एंड बट्स में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, इस पर पहले हिस्से में बात करते हैं प्रोग्राम के। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है माहिर मईशत और साबिक वज़ीर ख़ज़ाना पाशा साहब ने। पाशा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो एक अनसर्टेनिटी है, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि ईरान की जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं बाकिर कलिबाफ, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। जैसे ट्रंप कहते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो उन्होंने तंज किया है मेक इन्फ्लेशन ग्रेट अगेन, कि महंगाई को दोबारा अजीम बनाएगा डोनाल्ड ट्रंप। और अब जो महंगाई की लहर अमेरिका और पूरी दुनिया में आएगी, अमेरिका के इस सारे जो एक स्ट्रैटेजी है उसकी वजह से वो अमेरिका से कंट्रोल नहीं हो पाएगी। तो इस सब का असर जो है मिडिल ईस्ट के अंदर अनसर्टेनिटी का, आप किस तरह से देखते हैं वर्ल्ड इकॉनमी पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि हम सब बहुत परेशान हैं। पाकिस्तान ने बेपनाह कोशिश की, मीडिएशन की, मगर अनफॉर्चुनेटली अभी तक रिजल्ट नहीं आया है और दूसरी मर्तबा बातचीत का आगाज़ नहीं हुआ है। अब इस वक्त कुछ ख्याल ये है कि शायद सीज़ फायर थोड़े दिनों के लिए एक्सटेंड हुआ है, मगर उसके बाद में क्या होगा ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। और एक तरह से डेडलॉक सिचुएशन है, उससे किस तरह निकला जाएगा। अब इसके नतीजे में पिछले 1-2 दिन से फिर से आप देख रहे हैं कि तेल की कीमतों में इजाफा फिर से शुरू हो गया। बीच में जब सीज़ फायर वगैरह हुआ था तो कीमतें कुछ कम होके ब्रेंट क्रूड $94 फी बैरल पे आ चुका था। आज की खबर यह है कि तकरीबन $100 फी बैरल तक फिर से पहुंच चुका है और ख़तरा ये मौजूद है कि अगर हार्मुज़ का स्ट्रेट बंद रहता है और अमेरिकन ब्लॉकेड रहता है तो उसके नतीजे में अब इस मर्तबा तो मुझे ख़तरा लग रहा है कि और तेज़ी से तेल की कीमतों में इजाफा होगा और इससे दुनिया में हर जगह कीमतें बढ़ेंगी और मुश्किलात पैदा होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा पाशा साहब, इस सब में जाहिर बात है कि दुनिया के जो एस्टैब्लिश मुमालिक हैं उनकी इकॉनमीज तक पे इसका बड़ा मनफी असर पड़ा है। पाकिस्तान की तो इकॉनमी वैसे ही बड़ी फ्रेजाइल है। हम हमेशा ही इकॉनमी के एक नाजुक दौर से गुजर रहे होते हैं, तो इस हवाले से पाकिस्तान को तो एक्स्ट्रा कॉशियस होने की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट की इकनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, जाहिर बात है कुछ पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए भी हैं, और एक तो ये ऐसी सिचुएशन है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन इस अनकंट्रोलेबल सिचुएशन में भी पॉलिसीज़ तो हमने बनानी है। सो हाउ डू यू सी इट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं ये काफ़ी हैं
یا ناکافی ہیں اور اس میں کیا دیر از روم فار امپروومنٹ؟ دیکھیے، سب سے پریشان کن بات جو واضح آلریڈی ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ پھر سے شروع ہو چکا ہے پاکستان میں، اور خود پاور ڈویژن نے کہا ہے کہ گیس کی کمی ہے، اور دوسری طرف جو پانی کا ڈسچارج ہے ہائیڈل پرپسز کے لیے وہ کچھ کم ہوا تھا، اب کچھ بہتر ہے، مگر لوڈ شیڈنگ شروع ہو چکی ہے۔ اس سے آپ دیکھیں گے کہ پروڈکشن میں کمی یقیناً آئے گی۔ دوسری طرف افراط زر کی رفتار بھی بڑھ چکی ہے۔ سینسٹیو پرائس انڈیکس جو ہے وہ پچھلے ہفتے 16 تاریخ والا انڈیکس جو ہے وہ 12% تک جا چکا تھا، بہت ہی تیزی سے بڑھا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں شروع ہو گئی ہیں۔ پاکستان کو اب سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا ہے۔ IMF پروگرام میں ہم موجود ہیں، اس کے تحت ہمیں بہت سے اقدامات کرنے پڑ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جو تجارتی خسارہ ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ حد سے زیادہ نہ بڑھ جائے، اس لیے کہ صرف تیل کی قیمت بڑھنے سے سالانہ تقریباً 6 سے 7 ارب ڈالر کا بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ اور اب تو ایک اور چیز نظر آئی ہے کہ ترسیلات زر جو ہیں وہ دبئی سے 11% کم ہو چکے مارچ کے مہینے میں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بہت پریشان کن۔ اچھا پاشا صاحب، یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ ایک بات کی ہے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے کہ صرف تیل کی قیمتیں اور باقی چیزیں نہیں، ریمیٹنسز میں جو کمی ہو رہی ہے وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے ڈیفینیٹلی۔ اب اس میں گورنمنٹ جو ہے اوبویسلی ایسے سینیریو میں کچھ آئی اوپنرز بھی ہوتے ہیں نا، آپ ایک چیز کے اوپر اوور ریلائی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ہم نے بھی ریمیٹنسز پر اوور ریلائی کرنا شروع کر دیا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ شارٹ ٹرم سولوشنز تو آ رہے ہیں، شارٹ ٹرم سولوشنز کیا ہونے چاہیے اور لانگ ٹرم سولوشنز کیا ہونے چاہیے گورنمنٹ کے اس پورے معاملے میں جو اب ہم نے نئے کچھ لیسنز سیکھے ہیں؟ دیکھیے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دبئی میں جو ترقی کی رفتار بہت تیز رہی، اور ماشاءاللہ دنیا کے تقریباً ہر جگہ سے وہاں انویسٹمنٹ ہوتا رہا ہے، اب خبر آئی ہے کہ لوگ واپس وڈرا کر رہے ہیں۔ تو پاکستان کے اشرافیہ جو ہیں انہوں نے بڑا پیسہ لگایا ہوا ہے وہاں دبئی میں، تو ہماری پالیسی یہ ہونی چاہیے کہ انہیں واپس دعوت دیں کہ آپ پاکستان آئیں، ہم آپ سے کوئی سوالات نہیں کریں گے، ایمنسٹی اسکیم کے تحت آپ آ جائیے اور ملک میں پھر انویسٹمنٹ کریے، جو کہ پہلے کرنا چاہیے تھا۔ ایک تو یہ سٹیپ لینا بہت ضروری ہو چکا ہے۔ دوسری طرف ہمیں اپنی بجلی کے جو ہم نے سولار انرجی، اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں کافی حد تک بچایا ہے، گھرانے بہت سے ہزاروں میں انویسٹمنٹ کر لی ہے، اس کو اور پھیلائیں، اس کو اور ڈیولپ کریں اور اس کو آگے لے جائیں تاکہ ہم رینیوبل انرجی کی طرف چلے جائیں، اور یہ جو فیول بیسڈ انرجی جنریشن ہے اس سے ہٹنا شروع ہو جائے۔ اچھا پاشا صاحب، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کی انرجی سیکیورٹی بہت کمزور ہے، یہ ایک سیڈ ریالٹی ہے، اور ایسے حالات میں پاکستان جو ہے اس کے لیے جو متبادل توانائی کے منصوبے ہیں ان کی اہمیت کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ الٹرنیٹ انرجی کا پاکستان کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، مطلب اس دفعہ ہم نے سیکھ لیا اس جنگ کے اندر، اب جو لوڈ شیڈنگ اور باقی چیزیں ہو رہی ہیں، تو الٹرنیٹ کیا ہونا چاہیے؟ جی بالکل، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کو ہائیڈل پاور پر پچھلے 25 سال سے رجحان بڑھانا چاہیے تھا۔ ایک طرف تو ہندوستان بھی انڈس واٹر ٹریٹی سے ہٹ چکا ہے، تو ہمارا واٹر ریسورسز میں انسرٹنٹی پیدا ہوئی ہے۔ اب مختلف ڈیمز کی کنسٹرکشن بہت ہی سلو چل رہے ہیں، ان کو تیزی سے بڑھائیں۔ اب آپ یہ سوچئے کہ ہم سالانہ جو کاسٹ ڈیمز کی ہیں اس کے اگینسٹ صرف 10% دے رہے ہیں، تو یہ کاسٹ بڑھتا جا رہا ہے، قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ پاکستان should give top priority to completion of the ongoing hydel dams۔ اچھا پاشا صاحب، اس وقت ifs and buts ہی ہیں، اگر مگر کی صورتحال بھی ہے، اور ہم ظاہری بات ہے کہ اس میں ہر طرح کا سینیریو ڈسکس کر رہے ہیں۔ گاڈ فاربڈ تنازع جو ہے وہ طویل ہو جاتا ہے، تو پاکستان کے لیے جو ورسٹ کیس سینیریو ہے یا بدترین معاشی منظرنامہ جو ہے وہ کیا ہوگا؟
جو 2022-23 میں ہم نے دیکھا تھا، خدا نخواستہ آپ کو یاد ہوگا، اور یہ اس کا بھی آغاز ایک جنگ کی وجہ سے ہوا تھا. جب یوکرین اور رشیا میں آپس میں جنگ شروع ہوئی تو تیل کی قیمت بے تحاشا بڑھی، $116 تک پہنچ گئی اور کافی عرصہ یہ بڑھتا رہا. اور ایک وقت ایسا آیا کہ پاکستان کا جو تجارتی خسارہ اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ ہمارے ریزروز تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو چکے تھے، $4 ارب تک گر چکے تھے. ہمیں اس IMF کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ایمرجنسی بیسس پر انہوں نے ہم کو سپورٹ کیا. اس مرتبہ ہمارے ساتھ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ IMF کی چھتری آلریڈی موجود ہے، مگر خطرہ پھر سے پیدا ہو رہا ہے. اب آپ ایک نئی چیز آپ نے دیکھی کہ UAE نے پاکستان سے اپنے ڈپازٹس واپس لے لیے، اس لیے کہ وہاں بھی تو حالات خراب ہو گئے ہیں. تو نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کو کوشش یہ کرنا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے درآمدات کو مینج کریں، ایکسپورٹس کو کوشش کر کے مختلف مارکیٹس میں لے جائیں، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ گورنمنٹ کے جو خرچے ہیں وہ سختی سے کم کیے جائیں، خاص طور پہ تیل، بجلی وغیرہ پر. تو اس طرح کے ایمرجنسی سٹیپس لینا بہت ضروری ہو چکا ہے. اچھا، ویسے وہ کہتے ہیں نا کہ ہر چیلنج کے ساتھ کوئی اپرچونٹی بھی آتی ہے، تو اس تناظر میں آبویسلی پاکستان اس وقت پوری دنیا کے لیے مرکز نگاہ ہے، اسلام آباد پہ پوری دنیا کی نظریں. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اپرچونٹیز بھی ہمیں ملیں گی، اور ان اپرچونٹیز کو سیز کرنے کے لیے آر وی ایون ریڈی؟ دیکھیے، آلریڈی ایک نمایاں جو کامیابی ہے کہ سعودی عربیہ نے اپنے ڈپازٹس کو بڑھانا شروع کر دیا ہے پاکستان، اور اس کی وجہ تو یہی ہے کہ پاکستان کا جو رول ماشاءاللہ مڈل ایسٹ کی جنگ میں بہت ہی، میں سمجھتا ہوں، سفسٹیکیٹڈ، کامیاب اور ان بائس رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری انٹرنیشنل سٹینڈنگ بڑھ چکی ہے. آہستہ آہستہ اس چیز کو استعمال کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں، انٹرنیشنل ریلیشنز، اکنامک ریلیشنز میں بہتری اور لانے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ پاکستان ایک فارن انویسٹمنٹ کے لیے اٹریکشن بن سکتا ہے. اس کی پوری کوشش ہونی چاہیے. اچھا پاشا صاحب، صرف تیل کی قیمتوں میں اضافہ ایک ایشو نہیں ہے. تیل کی قیمتوں میں اضافے کا تو اثر پڑے گا ہمارے درآمدی بل پر، لیکن شپنگ ریٹس بڑھتے ہیں، اور ایسی والیٹائل صورتحال کے اندر تو پھر انشورنس پریمیم جو ہے وہ سارا معاملہ جو ہے وہ پیچیدہ کر دیتا ہے. انشورنس کی قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں، عالمی انشورنس کی. تو اگر یہ دونوں کام ہوتے ہیں اور یہ جنگ طویل ہوتی ہے تو پاکستان کے درآمدی بل میں کتنا اضافہ ہو سکتا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ آپ کے بجلی کا جو تیل کا جو بل ہے، پیٹرولیم پروڈکٹس، کروڈ، اور اس میں اگر آپ گیس بھی ملا لیں، LNG وغیرہ، تو پاکستان کا پچھلے سال کا ٹوٹل بل تھا $17 ارب. اب قیمت میں اب دیکھیے، اگر $100 تک پہنچ چکا ہے تو یہ تقریباً 50% سے زیادہ اضافہ ہو چکا ہے. اور دوسری طرف آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ نیچرلی فریٹ کاسٹ بڑھیں گے بیکاز تیل کی قیمت بڑھی ہے، اور انشورنس، خاص طور پہ جو رسک فیکٹرز پیدا ہو گئے ہیں اسٹریٹ آف ہارموز وغیرہ کی وجہ سے. تو اندازہ ہمارا یہ ہے کہ اگر یہ قیمت $100 کی قائم رہتی ہے پورے سال، اگلے سال خدا نخواستہ، تو ہمارا جو تیل کا جو بل ہے وہ تقریباً $8 سے $9 ارب بڑھ سکتا ہے. اور جب آپ کے ہمارے ریزروز اس وقت 15 پہ آ چکے ہیں تو پھر سے ہم اسی ٹائٹ سچویشن میں خدا نخواستہ چلے جائیں گے جس طرح ہم 2022-23 میں جا چکے ہیں. اچھا پاشا صاحب، ہم نے ورسٹ کیس سینیریو تو ڈسکس کر لیا، بیسٹ کیس سینیریو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. ایٹ دی اینڈ میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان جو ہے اس نے، ظاہری بات ہے یہ ایفرٹ کر رہا ہے پاکستان، اور یہ ایفرٹس اگر کامیاب ہو جاتے ہیں اور ایران پر سے سینکشنز ہٹ جاتی ہیں تو پاکستان کے لیے کتنی بڑی اپرچونٹی ہے. گیس پائپ لائن آلموسٹ وہاں سے تو کمپلیٹڈ ہے، ہم نے بس آگے سے اس سے فکس کرنا ہے. اور تیل اور باقی چیزوں کا کتنا فائدہ ہو سکتا ہے پاکستان کو؟ بے پناہ فائدہ ہوگا. ایران نے
गैस पाइपलाइन उन्होंने सेटअप कर दिया था हमारे बॉर्डर तक। हम मजबूर रहे इसलिए कि हमारे पास वो सैंक्शंस का प्रेशर था। अब अगर सैंक्शंस लिफ्ट हो जाते हैं तो सबसे पहले हमें ये करना है गैस की अरेंजमेंट करके पाकिस्तान में लाए, और गैस की कीमत वहाँ से ईरान से कम होती है, और साथ साथ तेल भी हमें लेना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप फॉरवर्ड होगा, और इससे हमारे जो बिल है खर्चों की और इंपोर्ट की वो काफ़ी हद तक कम हो सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हफीज पाशा हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन किराम, इसी के साथ यहाँ हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद इस जंग के जो असरात हैं और पीस टॉक्स में से क्या पॉसिबिलिटीज़ निकल सकती हैं, क्या अभी भी कोई इस क्लाउड में सिल्वर लाइनिंग है, इसे डिस्कस करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन इकराम, इस वक्त अगर मगर की सूरत हाल है, इफ्स एंड बट्स में बात हो रही है। एक जानिब सीज फायर एक्सटेंड हो चुका है, तो वहीं दूसरी जानिब ईरान की तरफ से कुछ बहरी जहाज़ों को अपने कब्जे में लिया गया है। कोई भी मिस कैलकुलेशन किसी भी लम्हे एक बड़ी जंग में तब्दील कर सकती है इस पूरे तनाज़े को। लेकिन इस सब के अंदर पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी व सारी हैं। एक जानिब तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से ईरान के सफ़ीर की अहम तरीन मुलाकात हुई है, वहीं दूसरी जानिब जो बैकडोर डिप्लोमेसी है पाकिस्तान की, वो भी इस वक्त एक्टिव हो चुकी है। पाकिस्तान की कोशिश यही है कि ये तनाज़ा हल हो जाए, और अब जो एक सीज फायर एक्सटेंशन है, एक तो ये कि सीज फायर जो है वो एग्जिस्ट करता रहे और इस दौरान कोई एग्रेशन किसी भी पार्टी की तरफ से ना हो, तो वहीं दूसरी जानिब एक देरपा अमन के लिए जो पाकिस्तान की काविशें हैं वो भी कामयाब हो सकें, ये पाकिस्तान की कोशिश है। लेकिन अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनी किसी सूरत हाल है, होने क्या जा रहा है और इस वक्त दुनिया क्या सोच रही है, इन तमाम तर चीज़ों को डिस्कस करते हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है साफ़ियो तज्ज़ियाकार अज़हर जावेद साहब ने, और हमारे साथ मौजूद हैं माहिर बैनुल अक़वामी उमूर डॉक्टर आमिना महमूद साहिबा। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा। इस वक्त जो इफ्स एंड बट्स हैं, अगर मगर की सूरत हाल है, अनसर्टेनिटी है, इसे आप किस तरह से एनालाइज करती हैं? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि यूएस और ईरान दोनों विन विन सिचुएशन अगर क्रिएट भी होती है तो वो दोनों के लिए उस तरह से काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को भी कुछ बताना है जाकर, तो एक डेडलॉक है, और वैसे भी 47 साल इख्तलाफात हैं, इतनी जल्दी तो हल नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मखदूम साहब, आपने मुझे ज्वाइन कराया। तो मैं आपसे एग्री करती हूँ कि इस वक्त सूरत हाल इफ्स एंड बट्स पे ही है, और ये इफ्स एंड बट्स जो हैं ये ज्यादातर यूएस की तरफ से हैं। आप देखिए कि जब सीज फायर था और स्टेट ऑफ हॉर्मस को वो बार बार कहते हैं कि खोल दिया जाए, लेकिन इनफैक्ट तो स्टेट ऑफ हॉर्मस खुली हुई थी। वहां पे सिर्फ टैक्स लिया जा रहा था कि जो कि इस जंग के बाद ही ईरान ने लेना शुरू किया। उससे पहले ना ही ईरान और ना ही ओमान दोनों ही यहाँ से कोई टैक्सेशन वसूल नहीं कर रहे थे, और अमेरिका ने उनको ऐसे प्रोवोक किया कि फिर उन्होंने इसको बंद कर दिया, और फॉर द टाइम बिंग उसके बाद उन्होंने टैक्स लेना शुरू कर दिया। तो इस वक्त जिस वक्त सीज फायर हो गया था तो फिर इसका ब्लॉकेट करने की कोई तुक नहीं बनती थी, लेकिन यूएस ने ब्लॉकेट किया और अभी स्टिल जारी है, और मिस्टर ट्रम्प कह रहे हैं ये ब्लॉकेट जारी रहेगा। और 2 दिन पहले उन्होंने ईरान का जहाज भी, शिप को भी हिट किया बाकायदा, और आज उन्होंने उनका कॉन्फिस्केट कर लिया एक जहाज जो कि शिप, बहरी जहाज जो कि इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व था और चाइना से चीजें लेके आ रहा था। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने नेगोशिएशंस के लिए सिंसियर हैं तो आपको कोई ऐसे प्रोवोकेटिव एक्शन नहीं लेने चाहिए जो कि यूएस ले रहा है। फिर ये बात तो पहले ही तय थी कि उनका जो यूरेनियम किस हद तक होगा, ये JCPOA+1 में जब दाखिल हुए थे उस वक्त ही एग्री हो गया हुआ था। फिर अमेरिका वहां से वॉकआउट कर गया पहली ही
निगोशिएशन में भी इसके ऊपर बात हुई थी। तो अब ये कहना कि यूरेनियम हमारे हवाले कर दी जाए और फिर हम आप बिल्कुल कैप कर दें अपना प्रोग्राम, ये भी एक अनरियलिस्टिक डिमांड है और मेरा ख्याल है कि ईरान इसके ऊपर कभी भी तैयार नहीं होगा, क्योंकि पहले भी ये एजेंडा पे गद्दाफी को पेश की गई थी और उसके बाद आपने देखा कि लिबिया का क्या हाल हुआ। मेरा ख्याल है कि नेशनल इंटरेस्ट में ईरान इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। इसके अलावा जो इफ्स एंड बट्स हैं वो ये है कि वहाँ पे अमेरिकन डिप्लॉयमेंट बढ़ रही है, वहाँ पे उनकी ग्राउंड फोर्सेज आ रही हैं और लग यही रहा है कि दे आर एक्चुअली बाइंग टाइम टू डेवलप एंड री इन्फोर्स देयर एनर्जीज, और उसके बाद वो फिर ईरान के ऊपर अटैक करेंगे। और ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक इफेक्ट है, जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं मिस्टर ट्रम्प की वो भी एक स्पॉइलर हैं, और वो बार बार जिस तरह से जो अमेरिकन पॉलिसी है कैरेट एंड स्टिक की उसको इन्फोर्स करते हैं, जिसकी वजह से ईरान जो इससे प्रोवोक हो रहा है। देखिए अमेरिका को आदत पड़ी हुई है कि वो सबके साथ एक पावर पोजीशन से बात करते हैं और सब सबमिसिव हो जाते हैं, डर जाते हैं। लेकिन ईरान जो है वो आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ बॉक्स एक कंट्री है। उनकी पॉलिसी हमेशा से ये रही है कि जिस वक्त भी कोई बिग पावर, सुपर पावर उनको एग्रावेट करती है सिचुएशन को या उनको थ्रेटन करती है, तो उनकी जो कौमी हमीयत है वो जाग जाती है, और जो हमेशा से चल भी रही है। तभी तो वो 47 साल से अंडर सैंक्शंस हैं, उन्होंने कभी अपोलोजाइज नहीं किया। तो अब अगर अमेरिका ये समझता है कि वो इस पे आ जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। दूसरे मैं ये समझती हूँ कि जिस वक्त तक वॉर ऑन है या फिर चीजें टेबल पे हैं, उस वक्त तक जो कंसेशन ले सकता है ईरान वो ले सकता है। जिस वक्त चीजें तय हो जाएंगी और किसी तरह से भी जंग बंदी हो जाएगी और रिट्रीट कर जाएंगी आर्मीज, तो उसके बाद अब ईरान के पास कोई तरीका नहीं होगा, कोई लिवरेज नहीं होगा कि वो अपने मुतालबात को असर्ट कर सके। इसलिए वो फाइनल डिस्कशन के बाद, हर चीज के ऊपर फाइनल करने के बाद ही निगोशिएशन टेबल पे आना चाहते हैं, ताकि फिर साइन हो जाए और अमन कायम हो जाए। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। अजहर जावेद साहब, आप किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं इस वक्त? जारी बात है ईरान के एंड पे मिसट्रस्ट है और पाकिस्तान कोशिश यही कर रहा है, क्योंकि एक मीडिएटर जो है वो सिर्फ दोनों फरीकैन को बिठा सकता है, दूरियां कम करवा सकता है। अल्टीमेटली डील अगर होनी है, किसी अमन मुआहदे पे बात फाइनलाइज होनी है, वो इन दोनों फरीकैन ने करनी है। पाकिस्तान की इन इटसेल्फ ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि दुनिया का कोई और मुल्क ये काम अभी तक नहीं कर पा रहा जो पाकिस्तान ऑलरेडी कर चुका है और कर रहा है। तो एक तो पाकिस्तान के एफर्ट्स को किस तरह से देखते हैं आप, और सेकेंडली ये जो एक डेडलॉक है इसे किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं आप? मखदूम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है, पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक पीस लविंग कंट्री, एक पीस कीपिंग कंट्री के तौर पर सामने आया है। और इस सारे मामले में ईरान हो या हो अमेरिका, दोनों पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार कर चुके हैं कि पाकिस्तान इज दी ओनली मीडिएटर। ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए। मेरी गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई और तकरीबन 20 मिनट की ये मुलाकात थी। और कल, क्योंकि आपको पता बड़ा अहम दिन था, डेडलाइन एक्सपायर होने जा रही थी, ईरान की तरफ से कोई जवाब आ नहीं रहा था। जो अब वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वैंस, वो इस तैयारी में थे कि मैं फ्लाई करूं या ना करूं। तो इस सारी सूरत हाल में ये मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जो मेरी मुलाकात का मैं अक्स करूं चीज़ों को, तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बड़े ओपनली कहा कि पाकिस्तान ने अपनी भरपूर कोशिश की है और करता रहेगा। वो पूरे होपफुल थे कि इस सारे मामले को इंशाल्लाह हम बेहतर तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे और दुनिया के अमन की बहाली जो है, कोशिश ये होगी कि जो ये दोबारा जंग का सिलसिला शुरू ना हो। और वही हुआ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मेरी मुलाकात तकरीबन दोपहर 3 बजे हुई थी। और 3 बजे के बाद आप देखें पूरी कोशिशें होती रहीं कि किसी तरह ये सीज फायर एक्सटेंड हो जाए। और रात गए जो सीज फायर एक्सटेंशन का जो मैसेज आया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, वो उन्होंने बाकायदा शुक्रिया अदा किया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का। इस वक्त सूरत बड़ी वोलेटाइल है। देखिए, ईरान अपना जो पॉइंट है वो मेक कर चुका है। ईरान ने एक अपने से बड़ी जो ताकत है उसको बाकायदा तौर पर उन्होंने एंगेज किया, उसको उनके इरादों में कामयाब नहीं होने दिया। और ये एक तरह की ईरान की फतह है कि उसके जो अमेरिका का मंसूबा था, इजराइल का मंसूबा था रजीम चेंज का, और वहां पर लोगों को, अपने लोगों को बिठाने का, वो नहीं कर सके। इसके बाद मुआशी तौर पर वो उनको झुका नहीं सके। इन सारी सूरत हाल में इस वक्त ईरान का, अगर आप कहें कि जंग में अपर हैंड है, तो ये गलत नहीं होगा। तो अब देखना यह है कि ईरान को भी अब देखना होगा कि हर जगह हर वक्त लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप मुज़ाकरात की टेबल पर
بھی منوا سکتے ہیں. یہ تو نہیں کہا جا رہا تھا کہ آپ آ کے سائن کریں, کہا یہ جا رہا تھا کہ آپ دوسرے راؤنڈ میں آ کے بیٹھیں, جیسے کہ پہلے راؤنڈ میں بڑا ایک حوصلہ افزا ان کے درمیان بات ہوئی, 47 سال کا ایک ڈیڈ لاک ختم ہوا, دونوں آمنے سامنے بیٹھے, 21 گھنٹے بیٹھے, آ کے پھر یہ 20 گھنٹے بیٹھ جاتے, 21 گھنٹے بیٹھتے اور دوسری چیزوں پہ ڈیلیبریشن ہوتی. تو مذاکرات کی ٹیبل سے راہ فرار اختیار نہیں کی جانی چاہیے. مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھیں گے تو ہی معاملات حل ہوں گے. تو میرا خیال ہے ابھی بھی امریکہ نے بھی گنجائش چھوڑی ہے, اور جو پریزیڈنٹ امریکن انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کو جب تک وہ اپنی فارمولائی جو چیزیں ہیں وہ نہیں پیش کرتے, یہ ایکسٹینڈ جو ہے سیز فائر کو کرتے ہیں. تو ایران میرا خیال ہے کافی حد تک یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ حق بجانب ہے کہ جو مسٹرسٹ ہے وہ امریکہ کی طرف سے آیا. جنیوا میں آپ مذاکرات ہو رہے تھے, مذاکرات کے اگلے دن اسرائیل اور امریکہ مل کے ایران پر حملہ کر دیتے. تو دونوں طرف سے جو مسٹرسٹ ہے پاکستان اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. فیلڈ مارشل سعید آصم منیر وار زون میں گئے تھے, اگر آپ کو یاد ہو 3 دن وہ ایران میں رہے. یہ کوئی عام بات نہیں ہے, وہاں پہ ان کے اپنے لوگ محفوظ نہیں ہیں, اور ہمارے فیلڈ مارشل 3 دن وہاں پر جا کے بیٹھے, ایرانی سیاسی قیادت سے بھی بات کی, ایرانی فوجی قیادت سے بھی بات کی. تو یہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ تھا. ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف, ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار ایک طرف سعودیہ جا رہے ہیں, ایک طرف قطر جا رہے ہیں, ایک طرف وہ ترکیہ جا رہے ہیں. تو اس سارے معاملے میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان تو ایک بھرپور کردار ہے, اور اس وقت 196 کنٹریز دنیا کے اسلام آباد کی طرف دیکھ رہے ہیں, کیونکہ یہاں پر جو فیول کی پرائسز ہیں, دوسرا امن و امان کی سچویشن ہے, یہ سارا اس وقت معیشت کی بقا جو ہے اس سارے معاملے سے جڑی ہوئی ہے. اور پاکستان نے اپنا پوائنٹ میک کر دیا ہے. پاکستان اس وقت پوری دنیا میں اس کے کردار کو سراہا جا رہا ہے. جی بالکل, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر صاحبہ آپ سے یہ ضرور میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت اگر ہم اس وار کے سینیریو کو, کیونکہ ہم ifs and buts پہ بات کر رہے ہیں اور اب آگے اگر مگر ہی ہوگی, انسرٹینٹی ہے, یہ ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے, اینڈ ہوپ فلی امید یہ کی جا سکتی ہے کہ پیس قائم ہو جائے. بٹ الٹیمیٹلی اگر ہم پوسٹ وار سینیریو کو دیکھیں تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون بڑے لوزر کے طور پر سامنے ابھر کر سامنے آئے گا؟ کیونکہ ایران کا تو نقصان ہوا, بٹ ایران ہیڈ نتھنگ ٹو لوز. امریکہ کا جو نقصان ہے, چاہے وہ نیٹو میں جو دراڑیں پڑ گئیں, مڈل ایسٹرن کنٹریز کو ریئلائزیشنز ہو گئیں کہ بھائی امریکہ کی سیکیورٹی گارنٹیز کافی نہیں ہے, اب آلٹرنیٹس کی طرف جانا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ صرف کیا ایران کا ہی نقصان ہوا ہے اس جنگ میں سو فار؟ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. میں اظہر صاحب کی بات کو انڈورس کرتے ہوئے کہوں گی کہ پاکستان نے جو کردار ادا کیا ہے اپریشیٹڈ, اور بلکہ یہ کہ پاکستان نے جو ہم جس کو انٹرنیشنل ریلیشنز میں میڈیشن کہتے ہیں اس سے کہیں بڑھ کے رول پلے کیا ہے. اور جو آپ فیلڈ مارشل صاحب کی بات کر رہے ہیں کہ وہ وہاں وار زون میں گئے, وہاں کا یہ حال ہے کہ ہم وہاں سے ایرانین ڈیلیگیشن کو خود اسکارٹ کر کے اپنے فائٹر جیٹس کے ساتھ, پلینز کے ساتھ یہاں لے کے آئے تھے. لیکن ہماری قیادت وہاں پہ گئی اور وہاں سٹے کیا اور کنونس کیا. دیٹ از مچ مور دین دا میڈیشن, دیٹ از ایکچولی physically entering into negotiations, کہ ان کو کنونس کر رہے ہیں کہ آپ کو بات کرنی چاہیے, اور ان کا جو ایجنڈا ہے اس کو سپورٹ کر کے اور آگے پہنچا رہے ہیں, اور اسی طرح سے امریکن پوائنٹس کو بھی ان پہ کلیئر کر رہے ہیں. تو پاکستان کا رول تو انڈینائبل ہے اور پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے. اور میرا خیال ہے کہ صرف یہ پاکستان کی ہی کیپیسٹی ہے اس صورتحال میں کہ وہ ڈسٹرسٹ کو مینیج بھی کر رہا ہے اور ان کو ایک وینیو بھی پرووائڈ کر رہا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, میں یہ کہوں گی کہ اس جنگ میں ایران لوزر نہیں ہے. ایران کی کا بہت نقصان ہوا, ان کی فرسٹ 3 ٹیئر آف لیڈرشپ ساری کی ساری شہادت پا گئی ہے, اور وہاں پہ بچوں کے 600 سکول تباہ ہو گئے اور بہت زیادہ سویلین انفراسٹرکچر تباہ ہوا. لیکن ایران اس میں گین کر رہا ہے. 45 ایئرس سے جو ان پہ سینکشنز لگی ہوئی تھی, جو ان کی کرنسی لویسٹ پہ تھی, اور جو ایران سعودی رائیولری مڈل ایسٹ میں شیعہ سنی کانفلکٹ تھا, وہ سب اس جنگ نے ختم کر دیا. امریکہ کے لیے جو ہے بہت بڑا چیلنج ہے, وہ آلریڈی لوزنگ پاور تھے, دے ور اونلی ملٹری پاور. اس کے علاوہ ان کی جو ساری economic, technological جو supremacy تھی, that was already been compromised by emerging powers like Japan and China اور resurgence of Russia. وہ تقریباً ختم ہو چکی تھی. But this war is proved to be the last nail in the coffin.
नेटो इज एट द वर्ज ऑफ ब्रेकअप, और अगर नेटो रहेगा तो वो सिर्फ शायद यूरोपियन नेटो रहेगा, उसमें यूएस शायद अब कोई किरदार अदा नहीं कर सकेगा, क्योंकि दे आर नॉट स्टैंडिंग, जो पहले अनकंडीशनल आके खड़े हो जाते थे। इसी तरह से पूरे मिडिल ईस्ट पे उन्होंने जितनी तबाही की, जितना कंट्रोल किया, वो अपने अरेबियन एम्प्लॉय जो अलाइज की वजह से था, जो उन पे बहुत एतमाद कर रहे थे, पेट्रो डॉलर के जरिए अमेरिकन इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे थे, फिर वही पेट्रो डॉलर उनकी इकोनॉमी में जाके इन्वेस्ट हो रहा था। और इनफैक्ट जो ऑन ग्राउंड अमेरिका की तो कोई इकोनॉमी रही नहीं थी, क्योंकि सारी मैन्युफैक्चरिंग तो वो अपने जो सैटेलाइट कंट्रीज में ट्रांसफर कर चुके हैं। तो पेट्रो डॉलर वाज द रीजन फॉर देयर इकोनॉमिक सुप्रीमेसी। वो पहले ही कॉम्प्रोमाइज हो रहा था, लेकिन अब तो पूरा ही कॉम्प्रोमाइज हो ट्रू। गया। अब चाइना का युआन है, दैट इज एन ऑल्टरनेटिव सोर्स। मडूरो साहब को उन्होंने उठा लिया कि उन्होंने युआन में तेल की ट्रेड का मुआहदा किया था, तो ऐसा ही सऊदी अरब ने भी कर लिया। आप किस किस को वो उठाएंगे? इसी तरह से यूएई उनसे कह रहा है कि डॉलर हमारे पास खत्म हो गया, अब आप डॉलर आपने। तो इसका मतलब ये है। और इसके साथ ये डिस्ट्रस्ट के अमेरिकन अड्डे क्यों बनाए थे? उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए बनाए थे। व्हेन दे वर टारगेटेड बिकॉज ऑफ दीज अमेरिकन बेसिस। अगर ये नहीं होती तो ईरान ने उन पे कभी भी टारगेट नहीं करना था। तो इस तरह से उनकी जो प्रेजेंस है मिडिल ईस्ट में वो भी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, और ये सारे मुल्क इस पे रीथिंकिंग कर रहे हैं, उनसे मुतालबे कर रहे हैं कि हमें या तो सिक्योरिटी चाहिए या इसको उठाएं, और ऑल्टरनेट सोर्सेस जैसे आपने मेंशन किया वो ढूंढ रहे हैं। पाकिस्तान के साथ पहले ही सऊदी अरेबिया डिफेंस पैक्ट में जा चुका है, बाकी कंट्रीज भी दे आर लुकिंग फॉर। तो ये तो हो ही गया। इसके साथ ये कि अमेरिकन सुप्रीमेसी इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री भी कॉम्प्रोमाइज होगी। पहले होता था, जो 71 की वॉर में हमने सुना था कि अमेरिकन 6 फ्लीट आ जाएगा तो ये हो जाएगा। अब यूएसएस लिंकन लंगड़ाता हुआ यहाँ से चला गया, क्योंकि उसको इतना ज्यादा नुकसान हुआ। उनके रिपेयर के चार्जेस उनके पास अभी 2 साल लगेंगे, और पैसे भी बहुत लगेंगे। इसी तरह से उनके सारे हथियार, छोटे छोटे गरीबाना किस्म के मिसाइल और प्रोजेक्टाइल के जरिए ईरान ने टारगेट कर लिए। तो ये भी उनकी जो एनर्जी, जो उनकी टेक्नोलॉजी है, वो भी एक्सपोज हो गई है। उनका आर्सेनल अब पता चला है कि जी अगले 6 महीने के लिए इसमें बहुत ज्यादा कमी हो गई है। और बजट जो है अमेरिकन मिलिट्री अब जो मांग रही है, दैट इज अनप्रेसिडेंटेड। तो इतना ज्यादा नुकसान जितना, और सबसे बड़ा रेपुटेशन लॉस है, जो अमेरिका के लिए सुपर पावर का, द ओनली सुपर पावर का स्टेटस है, दैट हैज बीन कॉम्प्रोमाइज। तो मेरा ख्याल है कि मेजर नुकसान जो है वो अमेरिका को खुद हुआ है, और इट वाज अ मेजर मिस्टेक बाय यूएस जो उसने की थी, और जो इजराइल ने उसके लिए प्लान की थी। क्योंकि इजराइल इस वक्त अमेरिका से जितना काम लेना चाहता था वो ले चुका है, और अगले 1-2 साल में लेगा। उसके बाद नाउ दे वांटेड टू कैप्चर यूएस फिजिकली। तो इसलिए उन्होंने अमेरिका की जो मिलिट्री माइट है उसको खुद इस वक्त खत्म किया है। और ये भी उनके प्लान में हिस्सा है, जो हमें कभी 1-2 साल के बाद तबसरों में पता चलेगा। बिल्कुल, आपको पॉइंट आ गया। अज़र जावेद साहब, जिस तरह से भी डॉक्टर साहिबा भी जिक्र कर रही थी कि अमेरिका का भी बहुत नुकसान हुआ, ज़ाहिर बात है इस जंग में से अमेरिका भी अब ऑफ रैम्प चाहता है, अमेरिका भी निकलना चाहता है। ईरान की ये जंग थी ही नहीं, ये जंग इनिशिएट ईरान की तरफ से नहीं की गई, तो ईरान भी इस जंग में से निकलना ही चाहता है, इसीलिए वो पहले भी बातचीत के लिए आमादा हुआ। तो आपको क्या लगता है कि अब पाकिस्तान के जो पीस एफर्ट्स हैं, क्योंकि देखिए एक तो वो डिप्लोमेसी होती है जो नज़र आ रही होती है, लेकिन असल में जो मैटर कर रही होती है वो ज़रा बैक चैनल डिप्लोमेसी होगी। तो अज़र जावेद साहब, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के एफर्ट्स अभी भी उसी तरह से जारी हैं या उससे भी ज़्यादा तेज़ करने पड़ गए हैं? क्योंकि अब अगर सीज़ फायर टूटता है और जंग होती है तो ये ज़्यादा ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर लेगी जंग पहले से भी, क्योंकि टॉक्स को चांस नहीं दिया गया ना, फिर दोनों साइड्स शायद ज़्यादा खुल के खेलें। तो इस सब में व्हाट इज़ पाकिस्तान अबाउट टू डू नेक्स्ट? देखिए, पाकिस्तान ने अब तक जितने भी मरहले आए हैं उसमें बड़ी कामयाबी के साथ अपनी हिकमत अमली को उन्होंने साबित किया कि वो कामयाब हिकमत अमली। जब सबसे पहली बात थी कि सीज फायर की, आपको याद होगा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी वो ईरान को सफाई हस्ती से मिटा देंगे, जिसके नतीजे में जो अगर खौफनाक सिनेरियो की तरफ हम जाएं तो पूरी एक सिविलाइजेशन मिट जाती, पूरा एक खलीजी जो स्ट्रक्चर है, मुख्तलिफ ममालिक हैं वो उससे मुतासिर हुए। तो होते तो पाकिस्तान ने सबसे पहले तो वो सीज फायर करवाई, फिर उसके बाद पाकिस्तान ने दोनों ममालिक को टेबल पर बिठाया,
दोनों ममालिक को मौका दिया, उनको उससे पहले उन बिठाने से पहले जो बैकडोर बैक चैनल डिप्लोमेसी थी उसकी कामयाबी का ये सबूत था कि पाकिस्तान ने उनको बिठाया। फिर उसके बाद जब दोबारा इस पे आया तो आप गुज़िश्ता रोज का ही देख लें कि जो एक दोबारा सीज फायर की डेडलाइन खत्म होने जा रही थी, ये वो नहीं बैक चैनल राब्तों की वजह से थी, उसी ट्रस्ट की वजह से थी कि पाकिस्तान दोनों के साथ एक बराबरी का सलूक कर रहा है। अमेरिका भी उतना ही पाकिस्तान पे एतमाद कर रहा है जितना ईरान कर रहा है। तो पाकिस्तान की जो एक दरख्वास्त थी या पाकिस्तान की जो एक कोशिश थी कि उस सीज फायर को जो है वो एक्सटेंड करवाए, वो कामयाब हुआ। और रात के अगर आपको याद हो 2 या 3 बजे हुए थे मेरा ख्याल है ये इस पाकिस्तान में सुबह के, तो उस वक्त वो अमेरिकी सदर ने उसको सीज फायर को बरकरार रखने का ऐलान किया। तो ईरान के साथ भी बिल्कुल मेरी जो गुज़िश्ता रोज भी कुछ इसी हवाले से प्राइम मिनिस्टर से भी बात हुई बहुत, क्योंकि मीटिंग ज्यादातर ऑफ द रिकॉर्ड थी, लेकिन जो मैं टेक होम लेके जा सका वो यही है कि पाकिस्तान इस मामले को हल करवाने के लिए जिस हद तक पाकिस्तान को जाना पड़ा पाकिस्तान जाएगा, जा रहा है। और हमारी सिविल और मिलिट्री क़यादत की जो एक आप कह सकते हैं टीम वर्क है, वो इसमें बहुत हद तक अब तक उसने फ्रूटफुल नताइज दिए हैं। देखिए ये कोई आम तनाज़ा नहीं है, कोई दो मुल्कों के दरमियान ये कोई आम जंग नहीं है, ये इसका जो एक न्यूक्लियर एस्पेक्ट है वो बहुत बड़ा है। उसमें उस मामले को सेटल करना, उस मामले को दोनों साइड्स की जो सेटिस्फेक्शन है वो बड़ी ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की जो हुकूमत है, पाकिस्तान की जो मिलिट्री क़यादत है, वो इस पे दिन रात काम कर रहे हैं। बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो हमें उम्मीद करना चाहिए हमारी हुकूमत की जो कोशिशों की वजह से कि अगले चंद दिनों में हम एक बार फिर जो मुज़ाकरात का ये जो मैदान है वो इस्लामाबाद में सजता देखें और पाकिस्तान जो है इन दोनों के दरमियान एक सुलह करवा सके। और एक बात याद रखिए कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बहुत शदीद मुश्किलात का शिकार है। उनको एक तस्वीर चाहिए, वो अपनी लोकल ऑडियंस को मुतमईन करने के लिए आगे इलेक्शन आ रहे हैं उनके मिड टर्म, और वो तस्वीर है कि जो साइनिंग सेरेमनी है वो उस साइनिंग सेरेमनी के लिए डेस्परेट है। मैं तो कहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे बच्चे की तरह इस वक्त जो एक चॉकलेट उनकी जो मनपसंद है वो हासिल करना चाहता है, और वो चॉकलेट इस्लामाबाद में है और वो हर सूट वो आना चाहते हैं और आके उस चॉकलेट को या उस सवीनियर को कि वो साइनिंग सेरेमनी हो और वो पीछे खड़े हों और वो अपने अवाम को बता सके कि देखें जी मैंने 8 और 9 जंगें पहले बंद करवाई हैं, एक और बंद करवा दी है। तो उसके बाद वो उनके लिए बहुत बड़ी ये एक कामयाबी होगी और वो अपनी लोकल ऑडियंस को मुतमईन कर सकेंगे। इसी तरह ईरान जो है, ईरान जैसे मैंने पहले कहा वो इस वक्त उन्होंने अपने मतलूबा नताइज हासिल किए हैं। इस वक्त अमेरिका पूरी दुनिया में तन्हा है, यूरोप का कोई ममालिक पहली दफा है कि उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। बरतानिया ने साफ इनकार किया है, इटली ने नहीं इनकी बात मानी, फ्रांस ने बात नहीं मानी, स्पेन ने बात नहीं मानी। तो ये एक बहुत बड़ी चेंज है पूरी दुनिया में कि सुपर पावर अकेला इस वक्त मिन्नतें कर रहा है, धमकियां लगा रहा है कि भाई मुझे कोई सपोर्ट कर दो, उसे कोई सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं। इससे पहले मुझे याद है कि जब इराक वार हुई थी तो बरतानिया अमेरिका से आगे खड़ा था और उन्होंने उससे ज्यादा वहां पे जो अपने फौजी भेजे थे, लेकिन उसका जो रद्द अमल आया था अमेरिका की बरतानवी अवाम की तरफ से, मिलियंस ऑफ पीपल निकले थे उस वार के खिलाफ। और आप उस रद्द अमल को देखें कि उसको ही मद्देनजर रखते हुए आज की बरतानवी हुकूमत इस तरह के किसी तनाज़े में अपनी वसाइल या अपनी फौज या अपनी जो हुकूमत को इन्वॉल्व नहीं कर रहे थे। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि सोचें चेंज हो रही है। आप लोग जो कौमें हैं वो इन्वॉल्व कर रही हैं, वो क्या कहते हैं नाहक को नाहक कह रही हैं। तो मेरा ख्याल है जितना रिएक्शन यूरोपियन यूनियन की तरफ से इजराइल के खिलाफ आया कि इजरायली जो कई यूरोपीय ममालिक हैं जिन्होंने इजरायली वजीर आजम के दाखिले पे पाबंदी भी लगाई है, बाकायदा वहां पे बात हो रही है। तो ये बहुत बड़ी चेंज है और इसकी मैं क्रेडिट देता हूँ कि जो मुज़ाहमत की है ईरान ने वो इस चीज में आप देखें। और दूसरा जो इस वक्त अक़वाम आलम है वो किसी नई जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते। एग्जैक्टली ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी पे डॉक्टर साहिबा क्लोजिंग रिमार्क्स आपके भी लूँगा। एक तो ये कि पाकिस्तान के एफर्ट्स आपको लगता है कि फ्रूटफुल हो पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान तो कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान की ये कोशिश ही पाकिस्तान को इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे मुमताज़ बनाए हुए है कि और कोई मुल्क तो इस मीडिएशन के रोल के लिए क्वालिफाई ही नहीं कर रहा। बड़ा यूनिक सा पाकिस्तान के पास एक डिप्लोमेटिक रोल है कि अमेरिका के लिए भी काबिल कबूल है, ईरान के लिए भी। चीन भी अपना वज़न हमारे पलड़े में डालता है, अरब्स भी हमारे साथ हैं। आई डोंट थिंक पाकिस्तान के अलावा कोई और मुल्क ऐसी पोजीशन
انجوائے کر رہا ہے. خیر پوری دنیا ہی پاکستان کی تعریف کر رہی ہے ادر دین انڈیا اینڈ اسرائیل, لیکن آپ کو لگتا ہے شارٹ کامنٹ کہ پاکستان جو ہے اس کے یہ ایفرٹس جو ہیں یہ فروٹفل ثابت ہو پائیں گے؟ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے, جو آپ نے کہا میں بالکل انڈورس کرتی ہوں. پاکستان نے اپنا رول بہت اچھا پلے کیا ہے, اور ہم کہیں گے ویل پلیڈ پاکستان, کیونکہ انہوں نے نہ صرف ان دونوں پاورز کو انگیج کیا ہوا ہے بلکہ خطے کے تمام ممالک کو انگیج کیا ہوا ہے, اور وہ سب ہی اپنی بیک چینل ڈپلومیسی, پیپلز ٹو پیپل ڈپلومیسی جو ہے استعمال کر رہے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیٹ ڈیپینڈس کہ جو امریکہ کا کیا رویہ ہے, وہ کتنے سنسیئر ہیں. مسٹر ٹرمپ ایوارڈ تو لینا چاہتے ہیں, وہ تو پہلے نوبل پیس پرائز بھی لینا چاہ رہے تھے, لیکن پہلے جنگ شروع کرنا اور اس کے بعد ہیرو بننا کوئی اچھی اسٹریٹجی نہیں ہے. اور ایران کا جتنا نقصان ہوا ہے, جب تک ان کو کمپنسیشن نہیں ملتی میرا خیال ہے, اور وہ نیوکلیر پروگرام پہ بھی وہ کمپرومائز نہیں کریں گے, تو اس لیے امریکہ کو ہی الٹیمیٹلی ایران کی ٹرمز پہ آنا پڑے گا, نہیں تو امن قائم ہونے کے چانسز نہیں ہے. اور پاکستان جو کر رہا ہے وہ پاکستان کے اپنے انٹرسٹ میں بڑا ضروری ہے, کیونکہ پوسٹ وار سینیریو میں سب سے زیادہ چیلنج پھر پاکستان کو, اگر یہ جنگ بندی ختم ہوتی ہے اور دوبارہ وار ریزیوم ہوتی ہے, تو سب سے بڑے چیلنجز پاکستان کو آنے والے ہیں, جس کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مزید ایفرٹ کریں کہ جنگ بندی ہو جائے. بالکل, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر آمنہ محمود اور اظہر جاوید صاحب آپ دونوں کا. ناظرین اکرام, امید یہ کی جا سکتی ہے, دعا یہ کی جا سکتی ہے کہ پوری دنیا میں صرف ایک ہی ملک جو پاکستان ہے, جو میڈیشن کے ایفرٹس کر رہا ہے, وہ کامیاب ہوں اور دنیا جو ہے وہ دیر پا امن جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر دیکھ سکے. اسی کے ساتھ مخدوم شاہ آپ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.